आज हम लोग पढ़ेंगे रस, जो काव्य सौंदर्य के तत्व है। काव्य सौंदर्य के तत्व, काव्य सौंदर्य के तत्व है। अब काव्य सौंदर्य के तत्व से मतलब है कि काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व। तो जो तत्व काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं उनमें होता क्या क्या। पहले ये जानो कि काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले कौन कौन से तत्व हैं। तो ये है रस, छंद, अलंकार, गुण और उसकी भाषा शैली। तो ये बेटा है। लेकिन हम लोग काव्य सौंदर्य के जो तत्व हैं आपके कोर्स में, उसमें 3 चीजें पढ़ते हैं, जबकि हम आगे भी पढ़ाएंगे। ये रस, छंद, अलंकार, ये तीनों चीज हम पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है बेटा वो क्या है, रस। तो सबसे पहले हम लोग रस का अर्थ जानेंगे। क्या जानेंगे, रस का अर्थ। तो रस का अर्थ जो है बेटा आनंद है। आनंद, आनंद जो है वो रस का अर्थ है। रस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। रस सिद्धांत के प्रतिपादक किसने रस सिद्धांत दिया। तो रस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं, रस सिद्धांत के प्रतिपादक, रस सिद्धांत के प्रतिपादक भरत मुनि है। भरत मुनि, भरत मुनि ने रस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने रस सिद्धांत दिया है। जो काव्य को रस सिद्धांत दिया है वो भरत मुनि ने दिया। ऐसा इनका जो रचना है, भरत मुनि की जो रचना है वो नाट्य शास्त्र है। नाट्य शास्त्र, और नाट्य शास्त्र में इन्होंने, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस क्यों प्रतिपादन किया है, रस की विशेषता, रस को बताया है कि रस है क्या। तो भरत मुनि रस शास्त्र के प्रतिपादक हैं। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ क्या है, आनंद। हाँ, अब हम लोग रस की परिभाषा देखेंगे बेटा। किसकी परिभाषा देखेंगे, रस की परिभाषा देखेंगे। रस की परिभाषा, रस की परिभाषा। कविता को पढ़ने, कविता, नाटक, कविता, नाटक, आदि को पढ़ने, आदि को पढ़ने, लिखने, देखने, सुनने, से जिस आनंद की उत्पत्ति होती है, से जिस आनंद की उत्पत्ति होती है, जिस आनंद की, जिस आनंद की उत्पत्ति होती है, उसे हम रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रस। यानी कविता को देखने, पढ़ने, सुन, कविता है, नाटक है, उपन्यास, कुछ भी हो सकता है, को देखने, सुनने, पढ़ने से जिस आनंद की उत्पत्ति होती है हमारे हृदय में, उसी को हम रस कहते हैं। रस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, भरत मुनि है। भरत मुनि ने रस सिद्धांत को दिया है
और कविता को पढ़ने, नाटक को पढ़ने, उपन्यास को पढ़ने से जिस आनंद की अनुभूति हमारे हृदय में होती है वही रस है। रस के बेटा 4 अंग होते हैं। ये मैं रस के अंग बताने जा रही हूँ। रस के 4 अंग होते हैं बेटा। रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग हम देखेंगे। तो पहला अंग जो होता है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ये 4 अंग हो गए रस के। रस के 4 अंग हुए। रस के कितने अंग हुए? 4 अंग हुए। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ये सारे जो भाव हो गए ये रस के अंग हो गए। ये अब हम लोग एक एक करके क्रम से पढ़ेंगे, तब तक हम लोग देख लेते हैं अस्थाई भाव क्या। तो जो भाव हमारे हृदय में सुसुप्ता अवस्था में अस्थाई रूप से हमारे हृदय में विराजमान रहता है वो अस्थाई भाव होता है। विभाव क्या होता है? तो अस्थाई भाव को जो जगह, अस्थाई भाव मैंने बताया कि सुसुप्ता अवस्था में हमारे हृदय में हर क्षण विराजमान रहता है। सुसुप्ता अवस्था में हमारे हृदय में अस्थाई रूप से हमारे हृदय में हर क्षण विराजमान रहता है। यह हो गया अस्थाई भाव। विभाव का काम क्या होता है? अस्थाई भाव को जागृत करता है। जिसका सहारा लेके अस्थाई भाव जागृत होता है वो क्या होता है? विभाव के बाद हमारी जो सहज शारीरिक क्रिया होती है, जो हमारी सहज शारीरिक क्रिया होती है, यानी जब हमारे हृदय में रस क्या होता है? जागृत होता है। तो हमारी जो शारीरिक क्रिया होती है, जो शारीरिक चेष्टाएं होते हैं, वो अनुभाव होता है। और अनुभाव के बाद जो हमारे हृदय में कुछ अस्थाई भाव जागृत होते हैं, ये तो अस्थाई भाव हो गया। और कुछ अस्थाई भाव जागृत होते हैं जो क्षणिक होते हैं, कुछ देर के लिए उत्पन्न होते हैं फिर वो समाप्त होते हैं। तो इस ऐसे भाव को हम संचारी भाव कहते हैं। तो ये हमारा रस हो गया। रस के 4 अंग हो गए। अब हम लोग एक एक अंग को पढ़ेंगे।